आपका समय स्टार्ट होता है अब। Hi everyone, this is Pawan and you are watching my YouTube channel Torsia Way to Success। ये साइंस सीरीज का 7वां वीडियो है। जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है आप लोग उसे जरूर देखिए, उन सभी वीडियो से आपको फायदा होगा। इस वीडियो में हम लोग उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसे रेलवे ने किसी न किसी एग्जाम में पूछा है, चाहे वो एनटीपीसी हो या एलपी एंड टेक हो, चाहे ग्रुप डी हो या जूनियर इंजीनियर जेई हो। प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको 10 सेकंड दिया जाएगा। आपको 10 सेकंड के अंदर ही जवाब देना है। जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना था। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा रसायन जल में घुलनशील नहीं है? और ये है आपके ऑप्शंस एंड आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। अगर मैं बात करूं कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में तो अंडा का जो ऊपरी कवच होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। इसके अलावे बोर्ड पर लिखने वाले जो चौक होते हैं, ब्लैक बोर्ड पर जिस चौक से लिखा जाता है वो चौक भी किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। एंड इसके अलावे जो संगमरमर होता है जिसे ताजमहल बनाया गया है वो भी क्या है? वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है। तो क्या आपको लगता है ये तीनों पानी में घुलनशील होगा? जी बिल्कुल नहीं, ये तीनों पानी में नहीं घुलेगा। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को इस रूप में भी जाना जाता है। ये प्रश्न मैंने ऑलरेडी आपको बताया था इसके पिछले वीडियो में। एंड आपके ऑप्शंस हैं, आप इसे देख सकते हैं। एंड आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हम लोग सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। इस केमिकल फॉर्मूला से एक और क्वेश्चन बन सकता है, वो क्या है? आपसे पूछा जा सकता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं? तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कितने हैं, हाफ, 1/2। जिप्सम में क्रिस्टल जल के रूप में कितने अणु मौजूद होते हैं? मतलब कि आपसे पूछा जा रहा है जिप्सम में जो वाटर मौजूद होता है वो क्रिस्टल के रूप में रहता है, तो वाटर के कितने क्रिस्टल मौजूद हैं वो आपको बताने हैं। एंड ये है आपके ऑप्शंस और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2। तो ये कैसे हुआ? तो इसके लिए सबसे पहले हमें जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला देखना होगा। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 हम लोग यहाँ देख सकते हैं इस कंपाउंड में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं? तो 2 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अभी मैं आपको उन सभी कंपाउंड का नाम बताऊंगा जिसमें कि वाटर मौजूद होते हैं क्रिस्टल के रूप में। यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये उन कंपाउंड का नाम है जिनमें कि वाटर क्रिस्टल के रूप में मौजूद होते हैं। एंड इसी पर बहुत सारे क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछे गए जो कि हम आगे देखेंगे। मैं आपको बता दूं आपको किन किन कंपाउंड को याद रखना है, किनका फॉर्मूला याद रखना है। तो सबसे पहला हो गया जिप्सम, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस। एंड ये जितने भी विट्रियोल हैं उन सभी को याद रखना है। इसके अलावा इप्सम, पोटाश एलएम, आप इसे नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है वॉशिंग सोडा। आपको इन सभी कंपाउंड को याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे कैसे इससे क्वेश्चन बने हैं रेलवे के एग्जाम में। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? एंड ये है आपके ऑप्शंस।
और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOH2। निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? एंड ये है आपके ऑप्शन। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो से ही लिया है। मैं देखना चाहता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन याद है कि नहीं। एंड आपका समय स्टार्ट होता है अब। आई होप आपने इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही दिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, CO2। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? मैंने आपको क्या बताया था, उसी कॉन्सेप्ट पर ये अगला क्वेश्चन है। तो हम लोग इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको इसका केमिकल फॉर्मूला आना चाहिए। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेकिंग सोडा। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। तो यहाँ पर इसके केमिकल फॉर्मूला में कोई भी पानी का मॉलिक्यूल्स हमें नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आपको दोबारा वो स्लाइड दिखा देता हूँ जिसमें कि पानी के क्रिस्टल मौजूद थे। आप इसे अच्छे से देख लीजिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? एंड ये है आपके ऑप्शंस। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं बात करूं सोडियम हाइड्रोक्साइड के केमिकल फॉर्मूला का, तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। मैं जो भी बातें बोल रहा हूं वो आपको PDF में मिल जाएगा। कार्बन का उपयोग करके निम्न में से किस धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता है? एंड ये है आपके ऑप्शंस। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। ऐसा क्यों हुआ आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, नेचर में कॉपर, आयरन और जिंक फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, मतलब कि ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। हमें क्या करना होता है, इसे निकालना पड़ता है, हमें इसे बनाना पड़ता है। तो कॉपर प्राप्त करने के लिए हमें किसका यूज करना होता है, कॉपर पाइराइट का। इसी प्रकार से अगर हमें आयरन प्राप्त करना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, हेमेटाइट का। इसी प्रकार से अगर हमें जिंक प्राप्त करना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, जिंक सल्फाइड का। ये सब कॉपर पाइराइट, हेमेटाइट और जिंक सल्फाइड ये सब अयस्क है। तो अयस्क क्या होता है, अयस्क वे पदार्थ होते हैं जिनसे कि हमें धातु प्राप्त होता है। एंड जब हम लोग इससे धातु प्राप्त करते हैं तो अंत में हम लोग क्या करते हैं, इसमें कार्बन का उपयोग करते हैं जिससे कि हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर हमें सोडियम प्राप्त करना हो तो हम लोग कार्बन का उपयोग नहीं करते हैं इसमें। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा और उसका SI यूनिट सही रूप से सुमेलित नहीं है? एंड ये है आपके ऑप्शंस। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब हुआ
मैग्नेटिक फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट टेस्ला नहीं होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो इसका ऐसा यूनिट होता है वेबर। तो टेस्ला किसका यूनिट होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए टेस्ला किसका यूनिट होता है। तो टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता या बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट होता है। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? मतलब कि आपसे पूछा जा रहा है सन से लेकर अर्थ तक जो भी दूरी होता है उसे किस यूनिट के द्वारा दिखाया जाता है। एंड ये है आपके ऑप्शंस और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, या इसे हिंदी में खगोलीय दूरी भी कहा जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू कितना होता है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एयू। तो एक एयू किसके बराबर होता है? 1.49 इंटू 10⁸ किलोमीटर, या इसे आप मीटर में भी बोल सकते हैं। तो मीटर में ये कितना हो जाएगा? 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या है? एंड ये है आपके ऑप्शंस और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। इनमें से कौन सा खनिज रक्त के जमने के लिए आवश्यक है? एंड ये है आपके ऑप्शंस और आपका समय स्टार्ट होता है अब। अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी पोटासियम है तो ये गलत है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। अगर आपने पोटासियम चुना है तो ये कैसे चुना होगा मैं आपको बताता हूँ। तो आप ये जान लीजिए रक्त को जमाने के लिए कौन सा विटामिन काम आता है? विटामिन के। और पोटासियम का सिंबल भी क्या होता है? के। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन मैंने आपसे विटामिन नहीं पूछा है, मैंने आपसे पूछा था किस खनिज का यूज किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? कैल्शियम। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था। एंड ये है आपके ऑप्शंस और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7। तो हम लोग फेरस सल्फेट का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। FeSO4 7H2O। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं यहाँ वाटर का कितना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? तो 7। मैं आपको दोबारा वो चार्ट दिखा देता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं। एंड आपको याद रखना है जिसे मैंने टिक लगाया था। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या इसके अलावा मैंने कमेंट बॉक्स में भी पीडीएफ का लिंक पिन कर दिया है, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का रासायनिक प्रतीक मतलब केमिकल सिंबल लैटिन शब्द से लिया गया है? तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आयरन। इसका क्या मतलब वो आइए समझते हैं। तो हम लोग डिस्कस करते हैं पहले नंबर ऑप्शन को। तो ए नंबर ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है? Al, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। इसी प्रकार से क्लोरीन का सिंबल क्या होता है? Cl, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। इसी प्रकार से कार्बन का सिंबल क्या है? C, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6। लेकिन अगर मैं बात करूं आयरन का,
तो आयरन किससे स्टार्ट होता है? आई से, तो इसका केमिकल सिंबल क्या होना चाहिए? आई, लेकिन आई नहीं होता है, तो इसका केमिकल सिंबल क्या होता है? तो आयरन का केमिकल सिंबल होता है Fe, और इसका एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या कितना है? 26। तो Fe का मतलब हुआ फेरम। आयरन को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? फेरम कहा जाता है, और लैटिन भाषा से ही फेरम का क्या उठा लिया गया है? Fe उठा लिया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील किस कारण जंग रोधी होती है? मतलब कि स्टेनलेस स्टील में क्या मिलाया जाता है जिससे कि उसमें जंग नहीं लगता है? एंड ये है आपके ऑप्शंस, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम। अगर मैं बात करूं क्रोमियम के बारे में, तो इसका संकेत क्या होता है? इसका सिंबल क्या होता है? Cr, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 24। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? एंड ये है आपके ऑप्शंस, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। आई होप आपने इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हम लोग इसका केमिकल फॉर्मूला देख लेते हैं, एंड मैंने ऑलरेडी आपको इसका आंसर बताया था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। एक पिकोमीटर डैश के बराबर होता है, मतलब कि आपको एक पिकोमीटर का वैल्यू बताना है, एंड ये है आपके ऑप्शंस, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 10⁻⁻12 मीटर। इसी प्रकार से आपको एक और यूनिट याद रखना है, आप देख लीजिए वो यूनिट क्या है? एक फेम्टोमीटर। तो एक फेम्टोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा? और ये है आपके ऑप्शंस, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CH3PO4 का होल 2। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ये क्वेश्चन रेलवे के बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए, एंड ये जेई में भी पूछा गया था, लेकिन ऊपर जगह नहीं बचा जिसके कारण मैं नहीं लिख पाया। तो क्वेश्चन 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपसे पूछा जा रहा है 1 किलोवाट आवर कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है? पिछला क्वेश्चन था 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर था, और ये है 1 किलोवाट आवर कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक प्रकार से आप समझ लीजिए एनर्जी का एक यूनिट है। एंड आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से लेंस की क्षमता का ऐसा यूनिट क्या है? एंड ये है आपके ऑप्शंस, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस
इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डायोप्टर। मतलब कि लेंस की क्षमता का ऐसा यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। 5.5 किलोवाट आवर या 5.5 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? एंड ये है आपके ऑप्शंस। एंड आपसे जूल में पूछा गया है। एंड आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसे हम लोगों ने कैसे निकाला आइए समझते हैं। हम लोग जानते हैं 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, 5.5 किलोवाट घंटा के बारे में। तो एक का तो हमें मालूम है, हमें 5.5 का निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 5 से गुना कर देंगे। तो हम लोग इसे गुना कर देते हैं। तो गुना करने पर हमें कितना प्राप्त होगा, जब हम लोग 3.6 को 5.5 से गुना करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 19.8, और 10⁻⁶ मेरा वैसे ही उतर जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसे निकाल सकते हैं। एंड इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ लिया है। रसोई गैस मतलब जो हम लोग किचन में यूज करते हैं, एलपीजी। तो एलपीजी का रिसाव पता लगाने के लिए उसमें एक पदार्थ मिलाया जाता है, उसका क्या नाम है, इथाइल मरकैप्टन। तो आपसे पूछा गया है इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा इथाइल मरकैप्टन का। एंड ये है आपके ऑप्शंस। आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एक बात और आप ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पर आप देखिए क्या है, ये C2H5SH। एस का मतलब क्या होता है, सल्फर। तो एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, इथाइल मरकैप्टन किस तत्व का एक यौगिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर। एंड आपको ये भी याद रखना है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। मीथेन गैस डैश के रूप में भी जाना जाता है, मतलब कि मीथेन गैस का अन्य नाम क्या है। एंड ये है आपके ऑप्शंस। आपका समय स्टार्ट होता है अब। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्स गैस। इसके अलावे आपको एक और बात जानना चाहिए, मीथेन गैस वैसे स्थानों पे पाया जाता है जहां दलदल बहुत ज्यादा होता है, जहां कीचड़ बहुत ज्यादा होता है। एंड दलदल को पंख के नाम से भी जाना जाता है। एंड मीथेन गैस वहीं पाया जाता है, इसलिए मीथेन गैस का एक और नाम है, वो क्या है, पंख गैस। लोहे या स्टील पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। एंड ये है आपके ऑप्शंस। आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गैल्वनीकरण। इसके अलावे आपको एक और नाम दिख सकता है, गैल्वनीकरण को हिंदी में कहा जाता है यशदीकरण या जस्तीकरण। आपको हो सकता है ऑप्शन में ये भी मिल जाए। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। एंड ये है आपके ऑप्शंस। आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं बात करूं टंगस्टन का, तो इसका केमिकल सिंबल क्या होता है, डब्ल्यू। एंड इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 74। एंड आपको एक और बात याद रखना है, टंगस्टन को वुल्फ्रम के नाम से भी जाना जाता है। हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए किस तत्व को वुल्फ्रम के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, टंगस्टन। अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है, मतलब कि किस धातु का उपयोग करके हम लोग अमलगम बनाते हैं। ये है आपके ऑप्शंस। आपका समय स्टार्ट होता है अब।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पारा। अमलगम क्या होता है? जब पारा किसी भी मेटल के साथ या किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर लेता है तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? अमलगम बोलते हैं। निम्न में से क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? एंड ये है आपके ऑप्शंस। आपका समय स्टार्ट होता है अब। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पारा। इसे क्विक सिल्वर क्यों कहा जाता है आइए समझिए। सबसे पहली बात कि इसका रंग सिल्वर के जैसा होता है, और दूसरी बात ये लिक्विड के जैसा, किसी भी द्रव के जैसा ये फ्लो कर सकता है, इसलिए इसे क्विक सिल्वर कहा जाता है। निम्न में से वह कौन सा धातु है जिसे आप अपने हथेली पर रखेंगे तो वह पिघल जाएगी? एंड ये है आपके ऑप्शंस। आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गैलियम। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, हमारे आवर्त सारणी में दो ऐसे तत्व हैं जिसको आप हथेली पे रखेंगे तो वो पिघल जाएगा। वो कौन कौन सा है? गैलियम और सीजियम। अब हम लोग आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक क्रियाशील है? क्रियाशील का मतलब होता है कौन सबसे अधिक रिएक्टिव है, कौन सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्शन करेगा। एंड ये है आपके ऑप्शंस। आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिंक। हम लोगों ने इसे कैसे पता किया आइए समझते हैं। तो इसके लिए आपको एक सीरीज याद रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैं आपको दिखा देता हूं। इस सीरीज में जो सबसे ज्यादा ऊपर होगा वो सबसे अधिक रिएक्टिव होगा। तो इसके अनुसार सबसे अधिक रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है? तो पोटासियम है। उसके बाद कौन सा है? सोडियम है। हम लोग अपने ऑप्शन पे ध्यान देते हैं। तो पहला ऑप्शन कौन सा? आयरन। तो आयरन कहाँ पर है? यहाँ पर है। उसके बाद कौन सा है? जिंक। जिंक कहाँ पर है? यहाँ पर है। उसके बाद है टीन। टीन यहाँ पर है। उसके बाद है कॉपर। कॉपर यहाँ पर है। यहाँ पर आप देखिए सबसे ऊपर कौन सा एलिमेंट है? जिंक है। तो इन चारों में से सबसे अधिक रिएक्टिव कौन होगा? जिंक होगा। जो सबसे ज्यादा ऊपर होगा वो सबसे अधिक रिएक्टिव होगा। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। यहाँ पर है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के ऊपर ये सब एलिमेंट है। इसका मतलब कि ये सब एलिमेंट हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। एंड जब ये एलिमेंट जो हाइड्रोजन से ऊपर है वे सभी एसिड से रिएक्शन करेंगे तो ये सब एलिमेंट क्या करेंगे? एसिड से हाइड्रोजन को निकाल देंगे, ठीक है, उसको बाहर कर देंगे। लेकिन जो भी एलिमेंट हाइड्रोजन से नीचे है, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, जब उन्हें एसिड से रिएक्ट कराया जाएगा तो ये लोग एसिड से हाइड्रोजन को नहीं निकाल पाएंगे। तो ये बात आपको याद रखना है। एंड एक और बात मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए मैं एक रिएक्शन लेता हूँ, कॉपर सल्फेट CuSO4, और मैं उसको रिएक्शन करा रहा हूँ जिंक के साथ। तो क्या बनेगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ है कॉपर, यहाँ है जिंक। तो देखिए दोनों में सबसे अधिक रिएक्टिव कौन है, कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है? तो आप इस सीरीज को देखिए, कॉपर कहाँ है? यहाँ है। जिंक कहाँ है? यहाँ पर है। मतलब कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? जिंक है। तो जिंक क्या करेगा? इस कॉपर को हटा देगा। तो क्या बना देगा? ZnSO4, जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर को बाहर कर देगा। इस रिएक्शन से हमें क्या पता चला? जो अधिक क्रियाशील वाले तत्व होते हैं वो क्या करते हैं? कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके जगह से हटा देते हैं और उसके स्थान पर खुद बैठ जाते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जब मैं इसका अगला वीडियो बनाऊंगा तो मैं उस वीडियो में इसके बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा जिससे कि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप आपको आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया है, कुछ भी नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स भी चेक कर सकते हैं, मैंने वहां भी इसका लिंक दे दिया है। अब मैं मिलता हूँ आपसे इसके अगले वीडियो में।